जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आपका छत्तीसगढ़ इतिहास का मध्यकालीन का सेकेंड भाग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फणी नागवंश, छिंदक नागवंश और काकती वंश। ठीक है, ये तीन वंश के बारे में डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन कम सॉल्व करेंगे, लेकिन आज थ्योरी ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के क्वेश्चन कम सॉल्व करेंगे, मैं थ्योरी आप लोगों के लिए ज़्यादा लेके आया हूँ। ठीक है, तो हमारे वीडियो पे जो नए हैं उनको 2 मिनट में आपको जानकारी दे दूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल में सीजी स्टडी जोन में आपको छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, किसका? छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का यहाँ पे आपको फ्री में क्या किया जाता है? क्लास करवाया जाता है, मतलब फ्री में आपको पढ़ाया जाता है और आपको फ्री में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया है और मोबाइल नंबर है ये 7566199926 यहाँ पे सेंड पीडीएफ करके मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाएगा। ओके जी, तो जो चैनल पे नए हैं, कुछ नहीं, 1-2 मिनट का वीडियो देखिए, अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आगे देखिए। छत्तीसगढ़ पुलिस ही नहीं, आपका हॉस्टल वार्डन है, आपका टीचर भर्ती, शिक्षक भर्ती है, यहाँ तक सीजीपीएससी के ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। जो छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी है ना, उनके क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा। मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। अब ये तो हो गई इंट्रो की बातें, अब अपन पढ़ाई की बातें करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे जी? अपन फणी नागवंश। फणी नागवंश क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने से बोला मैं आज थ्योरी ज़्यादा पढ़ेंगे। थ्योरी में बताता हूँ मैं आपको। देखो, छत्तीसगढ़ में 2 नागवंश हुए। नागवंश की 2 शाखा हैं। किनकी? नागवंश की 2 शाखा। एक शाखा है आपका फणी नागवंश, क्या है जी? आपका फणी नागवंश। और दूसरी शाखा है आपका क्या है? छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश 2 शाखा है। फणी नागवंश कहाँ है? कबीरधाम कबीरधाम जिले में। छिंदक नाग है आपका बस्तर। कहाँ है? बस्तर। इन दोनों नागवंश के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से पहले देखेंगे, फिर देखेंगे काकती वंश। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, क्या आपका सबसे पहले है आपका फणी नाग वंश। कौन सा है? फणी नाग वंश। फणी नाग वंश के बारे में आप लोग हेडिंग डालिए। ठीक, किसके बारे में? फणी नाग वंश के बारे में। ठीक है, तो फणी नाग वंश के बारे में अपन पहले देखेंगे, इसके संस्थापक कौन कौन से राजा हुए, इनके बारे में सब चीज़ों को अपन डिटेल से देखेंगे। तो जो फणी नाग वंश है, इनका शासनकाल याद रखेंगे। शासनकाल पूछा जाता है, या मैं जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताऊंगा, बेफिजूल की चीज़ें आप लोगों के साथ नहीं बताऊंगा। ठीक है, शासनकाल है आपका 11वीं से 14वीं शताब्दी तक है। ठीक है, शासन का क्षेत्र याद रखेंगे। शासन का क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र है कंवर्धा या फिर कबीरधाम बोल सकते हैं। क्या है आपका? कंवर्धा या कबीरधाम। कौन सा? कंवर्धा या कबीरधाम। ये फणी नागवंश के संस्थापक याद रखेंगे। क्या आपके संस्थापक? फणी नागवंश के संस्थापक है अहिराज। क्या है जी? आपका फणी नागवंश के संस्थापक है आपका अहिराज। अब देखो, अहिराज कैसे याद रखेंगे? हमको पता है नाग मतलब होता है ये सर्प, ऐसा बनाते थे नाग पंचमी में। मेरे को बनाने नहीं आता। नाग पंचमी में जब हम लोग हमारे यहाँ उसको क्या बोलते थे जी? सिलेट को पट्टी बोलते थे। तो उसमें मस्त नाग भगवान ऐसा बना के लेके जाते थे। तो नाग भगवान से याद रखो, ये नाग है। कौन सा? फणी नागवंश। फणी मतलब ऐसा फन फैलाना। और हम लोग अहिराज सांप सुने हैं, और सबसे जहरीला होता है ऐसा सुने हैं। तो अहिराज सांप उनके संस्थापक। अहिराज मतलब सबसे जहरीला मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, तो वही उनके संस्थापक। अहिराज सांप संस्थापक, तो अहिराज याद रखेंगे। अहिराज या ठीक है, अहिराज। ये हो गया आपके फणी नागवंश के संस्थापक के बाद अब इनमें प्रमुख राजा देखते हैं। ये थोड़ा सा उनका इंट्रो बताया। शासन देखे, शासन क्षेत्र देखे, संस्थापक पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट करके रख लेना। ठीक, अब इनमें प्रमुख शासक देखते हैं। पहला शासक है आपका गोपाल देव। कौन है आपका? गोपाल देव। नाम याद रखेंगे, कौन है? गोपाल देव। रामचंद्र देव। कौन है आपका? रामचंद्र देव। ठीक है जी, चीज़ें यहीं के यहीं आपको याद होगा। बस रिक्वेस्ट है, कान में मस्त ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, सब चीज़ें यहीं याद करवाऊंगा।
पहला है गोपाल देव, रामचंद्र देव और आपका एक है मोनिंग देव। क्या है आपका? मोनिंग देव। 3 राजा याद करेंगे सिर्फ, गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव। एक बार रिपीट कीजिए, गोपाल देव, रामचंद्र देव और मोनिंग देव, 3 राजा हुए। ठीक है, 3 राजा के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपका गोपाल देव के बारे में। किनके बारे में देखते हैं? गोपाल देव के बारे में देखते हैं। तो जो आपके गोपाल देव हैं, गोपाल देव का ये जो एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको भोरम देव मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका भोरम देव मंदिर। ठीक, कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया? भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? गोपाल देव ने। अब इसका निर्माण काल देखेंगे। इसका निर्माण काल किसका? भोरम देव मंदिर का निर्माण काल 1089 में। कब पूछा गया है ना? 1089 में, 11वीं शताब्दी याद रखेंगे। अब देखो, कई लोगों को शताब्दी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मान लो ये 1089 है, थोड़ा बता रहा हूँ ना आप लोगों को, 1089। अब सर 1089 चल रहा है, आप 11वीं कैसे लिए? 11वीं इसलिए लिया क्योंकि 1000 के मतलब एक के बाद 1000 के बाद डायरेक्ट क्या आता? ये 1000 है, 1000 के बाद 1100 आता, इसलिए इसको 11वीं शताब्दी लिए। मतलब जो चल रहा है उसके 1 साल बढ़ा के अपन 11वीं शताब्दी लेते हैं। मान लो जैसा एक पढ़ेंगे अपन 1339, तो इसमें कौन सा शताब्दी लेंगे? 14वीं शताब्दी। ठीक, ये ऐसा होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातें आप लोगों को सब चीज़ों को पता होना चाहिए, नहीं है तो हम बताते भी जा रहे हैं। ठीक, इसको मिटा दिए। अब आगे देखते हैं क्या बताया मैं। इसका निर्माण काल, जो भोरम देव मंदिर है, निर्माण काल कहाँ है? 1089 में, 11वीं शताब्दी में। ठीक, स्थान याद रखेंगे, छपरी गांव के निकट, छपरी के निकट चौरा गांव, कवर्धा। छपरी के निकट चौरा गांव, कवर्धा में। किस शासक ने निर्माण कराया इसको, भोरम देव मंदिर को? फड़ी नागवंशी शासक ने इसको निर्माण कराया है। इस जो भोरम देव मंदिर है, इसको अपन और ये नाम दिया गया, इनको आदिवासियों का देवता दिया गया। क्या है? आदिवासी देवता। आदिवासी देवता दिए गए बस्तर क्षेत्र, कवर्धा क्षेत्र में ना, आदिवासी देवता। इस मंदिर को और क्या बोला जाता है? आप लोग छत्तीसगढ़ का खजुराहो। क्या है आपका? छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाता है। मध्य प्रदेश के, जैसे मध्य प्रदेश में खजुराहो है, उसी को छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं, भोरम देव मंदिर को। तो यहाँ पे आपको गोपाल देव के बारे में कुछ कुछ बातें हैं, रिपीट करता हूँ। गोपाल देव शासक, इसमें भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, कब? क्या? 1089, 11वीं शताब्दी में। स्थान चौरा ग्राम, कवर्धा में। इसको खजुराहो मंदिर के नाम से बोला जाता है। किसके? खजुराहो मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसको आदिवासी देवता भी बोलते हैं, आदिवासी देवता भी बोलते हैं। किसको? भोरम देव मंदिर को। इससे इतने से ऊपर कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही पूछा जाएगा। अब आया, इसके बाद देखते हैं रामचंद्र देव। कौन है भैया जी? रामचंद्र देव। कौन है? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के बारे में देखें। रामचंद्र देव का विवाह, इनका विवाह हुआ था डायरेक्ट, इनके शादी में चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं? शादी में चलती। ये कलचुरी जो राजकुमारी थी, कलचुरी राजकुमारी से प्रेम कर बैठे। उनका नाम था अंबिका देवी। क्या था? अंबिका देवी। ठीक, अंबिका देवी से इनका विवाह हुआ। किनका? रामचंद्र देव का अंबिका देवी से विवाह हुआ। ये जो मंदिर बनवाए हैं, जो रामचंद्र देव ने मंदिर बनवाया, एक तो मंदिर नाम रखेंगे मड़वा महल। कहाँ है ये? मड़वा महल। ये कहाँ है आपका? कवर्धा में, छपरी गांव में। ठीक, इस मड़वा महल की स्थापना वर्ष देखते हैं, कौन से वर्ष में हुआ ये याद रखेंगे, 1349 में। कब हुआ? 1349 में, 14वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, द्वारा है अंबिका देवी द्वारा मड़वा महल। दूसरा बनवाया इसने छेरका महल। छेरिका महल, ये छेरिका महल में ऐसा बोला जाता है कि जाओगे तो ऐसा छेरी छेरी का ऐसे वहाँ पे सुगंध आता है। ये भी कहाँ है आपका? चौरा, ये है आपका चौरा ग्राम में, और ये है छपरी में ना। ये आपका छपरी, ये नहीं पूछेगा लेकिन थोड़ा सा याद रखेंगे, चौरा और छपरी, छपरी और चौरा। कवर्धा पूछेगा बस, बाकी चीज़ें नहीं पूछेगा। ठीक, तो इनके बारे में क्या क्या देखे जी, एक बार रिपीट करते हैं। विवाह देखे, इनका लव मैरिज शादी था अंबिका देवी से। मंदिर, 2 मंदिर, एक मड़वा महल और छेरका महल। मड़वा महल इंपॉर्टेंट है, 1349 14वीं शताब्दी में इसको बनाया गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका लास्ट है मोनिंग देव। कौन है आपका? मोनिंग देव। देखो भाई, जो हमारे यूट्यूब पे नए हैं ना, वो बोल रहे होंगे सर इस मॉडल ज़माने में आप कैसे पढ़ा रहे हैं,
मतलब थोड़ा सा चीज़ें भाई हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं हम जैसा हमारे पास है ना। तो इनके मोनिंग देव क्या है, आपके फणिनाग वंश के अंतिम शासक। किनके? फणिनाग वंश के अंतिम शासक है किनके? फणिनाग वंश के। फणिनाग वंश के अंतिम शासक है कौन? आपका मोनिंग देव। बस इतना ही याद रखना। तो 3 राजा देख लिए, उनके बारे में आप लोग एक बार नहीं रिपीट होगा, याद नहीं होगा तो एक बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ लिए कौन सा वंश? फणिनाग वंश खत्म। फणिनाग वंश के बारे में पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे जानकारी दी हूँ। अब पढ़ते हैं फणिनाग वंश के बाद एक वंश बताया था क्या जी? छिंदक नाग वंश। क्या बताया था मैं आपको? छिंदक नाग वंश। कौन सा वंश बताया था? कहाँ गया जी मार्कर? ये आपका छिंदक नाग वंश। ठीक, छिंदक नाग वंश कहाँ के थे? इनकी राजधानी, इनका शासन क्षेत्र याद रखेंगे। ठीक, इनका शासन क्षेत्र, जो छिंदक नाग वंश के शासन क्षेत्र, इनका शासन क्षेत्र याद रखेंगे। 3 ठो इनका शासन क्षेत्र है ना। एक तो चक्रकोट, क्या है आपका? चक्रकोट, भ्रमरकोट और आपका बारसूर। बारसूर 3 नाम याद रखेंगे, चक्रकोट, भ्रमरकोट, बारसूर। रिपीट करता हूँ, चक्रकोट, भ्रमरकोट और बारसूर। ठीक है, इनका शासन क्षेत्र है। इनकी राजधानी इनकी राजधानी क्या है जी? राजधानी है आपका बारसूर। इनकी राजधानी है आपका बारसूर, इनकी राजधानी है। इनकी उपाधि याद भी रखेंगे, इनकी उपाधि भी पूछा गया है। उपाधि है, ये लोग उपाधि धारण करते थे भोगवती पुरेश्वर। भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। किनकी? भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। कौन लोग? छिंदक नाग वंशी शासक, छिंदक नाग वंशी शासक लोग। अब इनमें मेन राजा का नाम बताऊंगा मैं, फालतू नहीं बताऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है उनका नाम बताऊं। एक नाम याद रखिएगा, निप्रतिभूषण। निप्रतिभूषण मेन राजा है आपका निप्रतिभूषण। निप्रतिभूषण के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। यह जो है संस्थापक है किनके? आपके छिंदक नागवंश के। क्या है ये? छिंदक नागवंश के क्या है जी? ये संस्थापक है। छिंदक नागवंश के संस्थापक है कौन? निप्रतिभूषण। इनके बारे में इतना ही याद रखेंगे, जो निप्रतिभूषण है छिंदक नागवंश के संस्थापक है। ठीक, दूसरा राजा का नाम याद रखेंगे यहाँ पे आपका जगदेव। क्या है? जगदेव भूषण। जगदेव भूषण धारा वर्ष। जगदेव भूषण धारा वर्ष। धारा वर्ष नाम याद रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, जगदेव भूषण धारा वर्ष। इनकी राजधानी याद रखेंगे, इनकी राजधानी याद रखेंगे बारसूर। ठीक, इनकी राजधानी है आपका बारसूर। इनकी राजधानी क्या है? आपका बारसूर है। ठीक है, इनके बारे में जानकारी मिला है, बारसूर जो शिलालेख है उनसे आपके बारे में जानकारी मिला है। इनका सेनापति का नाम याद रखेंगे, सेनापति के बारे में पूछते हैं, बाकी इसने कुछ कारनामा नहीं किया। सेनापति का नाम है महामंडलेश्वर। क्या है आपका? महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर चंद्रदित्य। महामंडलेश्वर चंद्रदित्य इनके क्या हैं? आपके सेनापति है। इनके क्या हैं? आपके सेनापति हैं। ठीक है, जो इनके जो चंद्रदित्य, जो महामंडलेश्वर चंद्रदित्य ने चंद्रदित्य नामक तालाब का निर्माण किया है। अब इन्हीं के नाम पे आपका क्या बनवा दिया? तालाब बनवा दिया। याद रखेंगे, क्या बनवा दिया? अपने नाम पे तालाब बनवा दिया। ओके, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक शासक है, इनका नाम है आपका सोमेश्वर देव। सबसे इम्पोर्टेंट शासक नाम याद रखेंगे, सोमेश्वर देव। ठीक, सोमेश्वर देव प्रथम। इसको ट्रिपल स्टार लगा के रख लो ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सोमेश्वर देव कौन है जी? आपका सोमेश्वर देव। ठीक, इसका उपाधि याद रखेंगे, इसकी उपाधि के बारे में पूछता है। सोमेश्वर देव की उपाधि है, इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की और परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक, और एक है आपका परम भट्टारक।
परम भट्टारक की उपाधि धारण की। इनका अभिलेख बहुत पूछा गया है, अभिलेख आप लोग याद रखेंगे। इनका अभिलेख है कुरुषपाल अभिलेख। कुरुषपाल अभिलेख किनका है? सोमेश्वर देव का कुरुषपाल अभिलेख। ठीक है, कौन सा? कुरुषपाल अभिलेख इनके अभिलेख है। ठीक है, इनके बारे में बस याद रखेंगे। इनको पराजय किया था, पराजय किया था कौन? इनको पराजय किया था जाजल देव। हम लोग जब पढ़े थे जाजल देव के बारे में कलचुरी वंश में, जाजल देव प्रथम ने इनको पराजय किया था। ठीक, आक्रमण पर पराजय किया और अपने मंत्री और रानियों समेत बंदी, इनके मंत्री और रानियों समेत इसको क्या बना लिया? बंदी बना लिया। लेकिन इनकी माता थी, माता का नाम याद रखेंगे, गुड़ महादेवी के अनुरोध पर इन्हें छोड़ा गया। ठीक है, इनके माता थी गुड़ महादेवी, गुंडा महादेवी के अनुरोध पर इनको छोड़ा गया था। ठीक, इसके बारे में इतना ही याद रखेंगे। सोमेश्वर देव के बारे में, सोमेश्वर देव की 3 चीज़ें, पहला बताया उपाधि, फिर आपका अभिलेख, और आपका इसको पराजित किसने किया। ठीक, अब इसके निर्माण देख लेते हैं। इन्हीं के जो सोमेश्वर देव हैं उनका निर्माण देख लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। इनका निर्माण इम्पॉर्टेंट है, निर्माण पूछा जाता है। इसका निर्माण, फिर ये सोमेश्वर देव का काम खत्म। निर्माण क्या है आपका? इसने विष्णु मंदिर बनवाया। क्या बनाया है? कहाँ गया जी? विष्णु मंदिर। ठीक है, विष्णु मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? विष्णु मंदिर में। कहाँ पे? नारायणपाल बस्तर में। कहाँ विष्णु मंदिर बनाया? नारायणपाल बस्तर में। कहाँ बनवाया जी? नारायणपाल बस्तर में। दूसरा बनवाया इसने 32 मंदिर। क्या बनवाया? 32 मंदिर। 32 मंदिर क्या बनवाया? आपका 32 मंदिर। 2 चीज़ें इसके बारे में, निर्माण काल में बारे में याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका। इसके बाद है लास्ट शासक देख लेते हैं। इनके लास्ट शासक है आपका हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव, ये पूछा गया है ना। आपके छिंदक वंश के अंतिम शासक कौन है? आपके हरिश्चंद्र देव। कौन है? हरिश्चंद्र देव आपका अंतिम शासक है। कौन है? हरिश्चंद्र देव आपका अंतिम शासक है। कौन है? हरिश्चंद्र देव आपका अंतिम शासक है। ओके, ये हो गया आपका इंड। ठीक, कौन सा? छिंदक नागवंश पढ़ लिए हम लोग। और आपका क्या पढ़े जी? आपका साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़े? आपका फणी नागवंश। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो। ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करोगे ना, सारी चीज़ें आपसे बनेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणिनाग वंश के किस राजा के साथ हुआ? जो रतनपुर के कलचुरी राजकुमारी का विवाह फणिनाग वंश के किस राजा के साथ हुआ? किस राजा के साथ हुआ? रामचंद्र देव के साथ हुआ। किनके साथ? रामचंद्र देव के साथ हुआ। नाम बताया था मैं, अंबिका देवी। कलचुरी वंश बताया था, क्या बताया था? कलचुरी वंश क्या हुआ था? इनका लव मैरिज शादी हुआ था, बोला था अंबिका देवी। ठीक, जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ मिलेगा, लेकिन एक बार अच्छे से थ्योरी आप लोग पढ़िए। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, भोरमदेव मंदिर में किस नाग वंश से संबंधित है? आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका फणिनाग वंश। फणिनाग वंश। 2 लोगों से आप लोगों से 2 मिनट बात शेयर करना चाहता हूँ मैं। कल मैं एक वीडियो डाला था 5 तरीके, है ना, 5 तरीके क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में डाला था। तो ये देखा हूँ जी, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, वैसे 7वीं जो पास होते हैं उनको क्या एक शिक्षित की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वही अपना हक की लड़ाई लड़ना नहीं जानते, या उनके बारे में कोई उंगली करे, उनके बारे में कोई बोले ना, तो उसके बारे में बोलते ही नहीं कुछ। अब भाई मैं आप लोगों को शायद इतने महीनों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, जो अभी जुड़े हैं, जिनको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, उनको बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में एक 5 तरीके बताया। वहाँ पे कोई कमेंट किया कि क्या किया, मैं बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, क्या बताया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। वहाँ पे बोलता है सर 2018 का मैं पेपर सॉल्व करूँगा, तो क्या गारंटी है वो पेपर आएगा? मैं ये नहीं बोला वीडियो में कि किसी चीज़ का गारंटी नहीं बोला कि गारंटी है कि नहीं है।
कहने का मतलब वो यहाँ पे ये है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे आते हैं। अब ये भाई साहब नाम इनका मेरे को पता नहीं, थोड़ा सा नाम नहीं देखा हूँ मैं, तो ये कमेंट किए, तो वहाँ पे जब कमेंट किए उसमें एक बस रिप्लाई आया है उसका, एक लड़की है, कोई नाम है उसमें, तो उसने कोई रिप्लाई किया है। बाकी वहाँ पे इतने लोग, आप लोग शिक्षित लोग, जब आपके टीचर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, मेरे ही बारे में नहीं, किसी के टीचर के बारे में आपको अगर कोई बोल रहा है ना, तो उसको ज़रूर जवाब देना चाहिए, निगेटिव बात बोल रहा है तो, है ना। तो बाकी आप लोग तो समझदार हैं, बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणी नाग वंश। कहने का मतलब मेरा ये था कि वो जो कमेंट किया ना वो बंदा, उसको आप लोगों को जवाब देना था कि भाई किस चीज़ की गारंटी, उसकी खुद की गारंटी नहीं है कि वो फिजिकल निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, पोस्ट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, लेकिन उस आदमी को देखो कि वो कमेंट किया है ऐसा। तो मेरे को थोड़ा सा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं उसका जवाब दे सकता था, लेकिन मैं जवाब आप लोगों से सुनना चाह रहा था, आप लोग उसको जवाब दो। ठीक, जो भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ, बताया था भोरमदेव मंदिर का निर्माण ऑप्शन नंबर बी 11वीं शताब्दी में फणी नागवंश द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? फणी नागवंश के द्वारा किया गया था। कंवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया, जो कंवर्धा महल का डिजाइन और उसका निर्माण किनके द्वारा किया गया है, ये याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराज धर्मराज सिंह द्वारा। किनके द्वारा? महाराज धर्मराज सिंह द्वारा। पूछा गया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। अब आते हैं बस्तर के छिंदक नागवंश के पहले राजा का नाम। क्या बताया था? इनके पहले राजा का नाम निप्रतिभूषण बताया था। क्या बताया था जी? इनके पहले राजा का नाम निप्रतिभूषण, और अंतिम का नाम क्या था? हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव। क्या है अंतिम का नाम? हरिश्चंद्र देव। तो हम लोग छिंदक नागवंश को पूरा देख लिए। अब छिंदक नागवंश के बाद काकतीय वंश आएगा। क्या आएगा? आपका काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लगभग हम लोग मात्र यहाँ पे 5 MCQ के क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन MCQ 5 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे थ्योरी देखे ना। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके जी, तो मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अच्छा लगे तो 2-4 दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।